Welcome class 8 in today's class. Students, as you know, in geography we are discussing chapter 4 and the name of the chapter is Minerals and Power Resources. In this chapter, in our previous classes, we have discussed about all new key terms, minerals, types of minerals, distribution of minerals in India and in the world, and uses of minerals and conservation of minerals. Students, in today's class we will discuss about पावर एंड एनर्जी रिसोर्सेस. आज हम पढ़ेंगे पावर और एनर्जी रिसोर्सेस के बारे में और देखेंगे कि ये कितने टाइप के होते हैं और कौन कौन से हैं इनके मेन टाइप. सो लेट्स स्टार्ट. पावर एंड एनर्जी रिसोर्सेस. स्टूडेंट्स, पावर और एनर्जी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में. किसी भी तरीके से अगर हम देखते हैं तो हमें लगातार पावर और एनर्जी रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती रहती है. अगर किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वो काफ़ी कुछ डिपेंड करता है उस कंट्री के में जो फीचर्स होते हैं, जैसे कितना ट्रांसपोर्टेशन है वहाँ पर, अच्छा कितना कम्युनिकेशन सिस्टम स्ट्रांग है, एग्रीकल्चरल सेक्टर्स कितने ज़्यादा मजबूत हैं, है ना. और ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल हो सकती है इन सभी फील्ड्स में, इन सभी सेक्टर्स में डेवलपमेंट तभी पॉसिबल हो पाता है जब किसी कंट्री के अंदर एनर्जी और पावर रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं. ऐसी चीज़ें जो किसी भी रूप में पावर या एनर्जी क्रिएट करते हैं वो एनर्जी या पावर रिसोर्सेस कहलाते हैं. तो अभी प्रेजेंट की बात करते हैं तो बहुत टाइप के हमारे पास पावर रिसोर्सेस हैं, जिनमें से जो मेन है वो है जैसे कोल रिसोर्स, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस. किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ तभी ज़्यादा पॉसिबल हो पाता है जब वहाँ पर एनर्जी और पावर रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं. जितने ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी और पावर रिसोर्सेज होंगे उतना ही ज़्यादा वो कंट्री इकोनॉमिकली डेवलप कर पाती है. ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं. प्रेजेंट टाइम पे हम बहुत अलग अलग तरह के पावर रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं. और अभी जो मतलब नए कुछ रिसोर्सेस हैं जिनको यूज़ किया जा रहा है वो है विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी जैसे बहुत से नए टाइप के पावर रिसोर्सेस. ठीक है, और जैसे ओल्ड में हम लोगों ने भी पढ़ा कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस जैसी चीज़ें. तो सबकी अपनी इम्पोर्टेंस है और सबको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है पूरे वर्ल्ड में भी पावर जनरेट करने के लिए. ठीक है, तो अगर हम पावर रिसोर्सेस के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पावर रिसोर्सेस. फर्स्ट इज कन्वेंशनल पावर रिसोर्स एंड सेकंड इज नॉन कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेस. दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे. तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे विद कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेस. Conventional resources. First we will know about what is conventional resource. Conventional resource क्या होता है? Energy resources that have been in common use for a long time are called conventional resources. ऐसे resources, ऐसे energy resources जिनको हम बहुत लॉन्ग पीरियड तक यूज़ कर सकते हैं, है ना, और लॉन्ग पीरियड से हम उसको करते भी आ रहे हैं, ऐसे रिसोर्सेज को हम कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज कहेंगे. दो मेन टाइप के हमारे पास कन्वेंशनल पावर रिसोर्स हैं जो वो हैं फॉसिल फ्यूल्स एंड फायरवुड. सबसे पहले हम पढ़ेंगे फॉसिल फ्यूल्स के बारे में. फॉसिल फ्यूल्स क्या हैं? फॉसिल फ्यूल्स के एग्जांपल्स हैं कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस. ये सभी मेन सोर्सेस हैं कन्वेंशनल एनर्जी के. अब ये फॉसिल फ्यूल्स बनते कैसे हैं? होता क्या है कि डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो प्लांट्स और एनिमल्स उनके जो डेड रिमेन्स होते हैं वो मिलियंस ऑफ ईयर तक अर्थ के अंदर दबे रह जाते हैं, है ना. और उनके दबे रहने की वजह से उसमें लगातार जो एक टेम्परेचर बहुत हाई टेम्परेचर फेस करते हैं वो डेड रिमेन्स. और उसके अलावा वहाँ पर बहुत सारा प्रेशर होता है, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, इनके साथ साथ बहुत सारे दूसरे भी चेंजेस उनमें होते रहते हैं, जिसके रिज़ल्ट में क्या होता है कि ये जो डेड एनिमल्स के, डेड प्लांट्स के रिमेन्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं फॉसिल फ्यूल्स में. ठीक है, इन फॉसिल फ्यूल्स को हम यूज़ कर सकते हैं
एनर्जी क्रिएट करने के लिए। तो ये एक तरह से हमारे पास एक नेचुरल वे होता है, नेचुरल तरीका होता है एनर्जी रिसोर्स जनरेट होने के। ठीक है, इनके बाद जो सेकंड बात की जाती है सेकंड टाइप के कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज के, वो है फायरवुड। फायरवुड को यानी वुड को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है फॉर कुकिंग एंड हीटिंग, है ना। ठंडियों में, विंटर सीजन में हम लोग क्या करते हैं, गर्मी लेने के लिए उसको फायरवुड का यूज़ किया जाता है, जिससे हम लोग हाथ सेकते हैं और गर्मी को महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे एरियाज़ में इंडिया में कुकिंग के लिए भी फायरवुड यूज़ किया जाता है। मोर देन 50% ऑफ द एनर्जी यूज्ड बाय द विलेजर्स इन इंडिया कम्स फ्रॉम फायरवुड। ठीक है, तो कुकिंग के लिए, हीटिंग के लिए ये जो यूज़ हो रहा है फायरवुड का, वो ज़्यादातर कहाँ होता है, किस पार्ट में इंडिया में होता है, ये होता है विलेज एरियाज़ में। ठीक है, जबकि टाउन्स में, सिटीज़ में लोग कुकिंग के लिए फायरवुड का यूज़ नहीं करते, और हीटिंग के लिए भी हीटर्स का या दूसरे जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, दूसरे जो डिवाइसेस होते हैं, उनको यूज़ किया जाता है। पर 50% से भी ज़्यादा यूज़ फायरवुड का विलेज में होता है, और बाकी जो भी परसेंट बच रहा है वो टाउन्स या सिटीज़ में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ कोल। कोल एक तरह का फॉसिल फ्यूल है जो कि हम डिगिंग करके अर्थ से निकालते हैं। ठीक है, और ये जो निकल के आता है ये ज़्यादातर सेडिमेंट्री रॉक से ही पाया जाता है। कोल्स का यूज़ बहुत लॉन्ग पीरियड से हम करते आ रहे हैं, आज भी हम यूज़ कर रहे हैं और बहुत पहले से करते आ रहे हैं। जबकि कोल को फॉर्म होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है नए कोल्स को बनने में। ये कैसे बनते हैं? होता क्या है कि ह्यूज फर्न्स एंड स्वैम्प्स, जब ये अर्थ के अंदर क्या होते हैं, दबे रह जाते हैं लॉन्ग पीरियड तक, लॉन्ग बहुत ज़्यादा टाइम तक, मिलियंस ऑफ ईयर्स तक, और वहाँ पर हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर पड़ता है, तो यही ह्यूज फर्न्स और स्वैम्प्स क्या कर होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं कोल्स में, कोयले में चेंज हो जाते हैं, जिसको डिगिंग करके, माइनिंग करके हम निकाल सकते हैं और अपने यूज़ में ला लेते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, कोल्स आज के टाइम पे देखते हैं तो कोल्स 4 टाइप के पाए जाते हैं। डिफरेंट वैरायटीज़ के कोयले अवेलेबल हैं हमारे पास। ठीक है, जिनमें जो भी उनका कंपोजिशन होता है, थोड़े बहुत चेंजेस हैं कंपोजिशन में, जिसके वजह से इनको 4 कैटेगरीज़ में या 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज़ एंथ्रासाइट, सेकंड इज़ बिट्यूमिनस, थर्ड इज़ लिग्नाइट एंड फोर्थ इज़ पीट। ये 4 तरह के मेन कोल्स इंडिया में पाए जाते हैं। सबसे अच्छे क्वालिटी के कोल की अगर बात करते हैं तो एंथ्रासाइट जो है वो फाइनेस्ट वैरायटी का कोल होता है। द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम कोल इज़ कॉल्ड थर्मल पावर। और आज साइंस इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुका है कि इन्हीं कोल्स को यूज़ करके हम एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी भी क्रिएट कर पाते हैं, जिसको हम थर्मल पावर या थर्मल एनर्जी के नाम से जानते हैं। वर्ल्ड में लार्जेस्ट कोल रिजर्व जो पाए जाते हैं वो रसिया में पाए जाते हैं। रसिया के पास सबसे ज़्यादा अमाउंट में कोल अवेलेबल है। देन द यूएसए, चाइना, साउथ अफ्रीका, यूक्रेन, पोलैंड, यूके एंड जर्मनी आल्सो हैव रिच कोल डिपॉजिट्स। इनके अलावा इंडिया में भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारे पास कोल अवेलेबल है। अबाउट 160 बिलियन मेट्रिक टन्स कोल हमारे पास इंडिया में भी अवेलेबल है, और जिसमें से जो 80% कोल है वो कहाँ से पाया जाता है, वो पाया जाता है दामोदर रिवर वैली के पास से। इनके अलावा इंडिया में झारिया, धनबाद, बोकारो, रानीगंज और गिरिडीह ये कुछ मेन कोल माइनिंग एरियाज़ हैं, जहाँ से कोल्स को माइन किया जाता है, निकाला जाता है और पूरे इंडिया में यूज़ किया जाता है। इनके अलावा और जो कुछ न्यू डिपॉजिट्स हैं हमारे पास इंडिया में, वो हैं तमिलनाडु में, सिंगरेनी में जो कि आंध्र प्रदेश का पार्ट है, तेलंगाना, कोरबा, छत्तीसगढ़, तलचर जो कि उड़ीसा का पार्ट है, इन जगहों पर पाया जाता है। तो ये सब कुछ क्या है, आज के टाइम पे मॉडर्न कोल इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ किए जा रहे हैं,
और कोल जो इंडिया में है वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल होने की वजह से यूज़ कहाँ किया जाता है, ज़्यादातर यूज़ किया जाता है आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ और रेलवेज़ में भी कोयले का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम पाते हैं कि अगर कोल की अवेलेबिलिटी डिपेंड की वजह से हमारा रेलवे, हमारी स्टील और आयरन इंडस्ट्री भी काफ़ी हद तक डिपेंडेंट है कोल के ऊपर, है ना। तो यानी कोल की अवेलेबिलिटी जितनी अच्छी होगी हमारी ये इंडस्ट्रीज़ भी उतने ज़्यादा डेवलप कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज़ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स के बीच में पाया जाता है और इसको निकालने के लिए ड्रिलिंग की जाती है। हम लोगों ने माइनिंग मेथड में पढ़ा था ना कि कौन कौन से तरीके होते हैं जहाँ जिससे माइनिंग करके मिनरल्स को या रिसोर्सेज को निकाला जाता है, जिसमें ड्रिलिंग करके, क्योंकि पेट्रोलियम लिक्विड फॉर्म में होता है ना, तो ड्रिलिंग करके ऑयल फील्ड से निकाला जाता है। ठीक है, ये कहाँ से किन रॉक्स में पाया जाता है, ये हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है। अब ये जो ऑयल निकाला जाता है इसे क्रूड ऑयल कहते हैं। ठीक है, क्रूड ऑयल कहते हैं, और ये क्रूड ऑयल निकालने के बाद डिफरेंट प्रोसेसेस के बाद इसको साफ़ किया जाता है। ठीक है, और साफ़ करने के बाद फिर इसको यूज़ में लाया जाता है। तो इस तरह से जो हमारा पेट्रोलियम होता है उसको हम देखते हैं पेट्रोलियम की कैटेगरी में क्या क्या आता है, लाइक पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक एंड ल्यूब्रिकेंट्स। इन सभी जगहों पर या इन रूप में हमारे पेट्रोलियम को यूज़ किया जाता है। अबाउट 2/3 ऑफ द टोटल रिजर्व्स ऑफ पेट्रोलियम आर फाउंड अराउंड द पर्सियन गुल्फ। पर्सियन गुल्फ एक ऐसा प्लेस है, एक ऐसा पार्ट है पूरे वर्ल्ड में जहाँ पर 2/3 से भी ज़्यादा अमाउंट में पेट्रोलियम पाया जाता है। इनके अलावा अदर कंट्रीज़ की बात करते हैं तो सऊदी अरेबिया, ईरान, कुवैत, इराक, कतर, यूएई और बहराइन, ये कंट्रीज़ हैं जहाँ पर अबंडेंट अमाउंट में पेट्रोलियम अवेलेबल है। इनके अलावा कुछ और प्लेसेस, कुछ और रिजर्व्स जो पाए जाते हैं वो हैं यूएसए, वेनेजुएला, रसिया, चाइना, लीबिया, इंडोनेशिया और अल्जीरिया। जब हम इंडिया की बात करते हैं कि इंडिया में किन जगहों पर पेट्रोलियम पाया जाता है, तो डिगबोई एक प्लेस है असम में। इसके अलावा मुंबई में बॉम्बे हाई नाम का एक प्लेस है, और कुछ एरियाज़ गुजरात के डेल्टास में कृष्णा और गोदावरी रिवर के पास के, जहाँ पर पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा अच्छे अमाउंट में पाया जाता है। पेट्रोलियम एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ब्लैक गोल्ड एज दे आर वेरी वैल्यूबल, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होते हैं और बहुत कम अमाउंट में हमारे पास उपलब्ध है, इसलिए इनकी वैल्यूज़ को ध्यान में रखते हुए इन्हें ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये हम इंडिया के मैप में आसानी से देख सकते हैं, जो तुम्हारे बुक में भी दिया हुआ है। हम आसानी से इन सभी पावर रिसोर्सेज की लोकेशन को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। नेक्स्ट इज नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या होता है? नेचुरल गैस एक तरह का गैस होता है जो कि मिक्सचर होता है हाइड्रोकार्बन और मेथेन गैस का, जो कि हमारे लिए यूज़फुल हो जाता है जब ये दोनों गैसें आपस में मिल जाती हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है कि ये पेट्रोलियम के साथ भी मिक्सड होता है और कई बार ये इंडिपेंडेंटली अलग से भी मिल जाता है कुछ एरियाज़ में। नेचुरल गैस को यूज़ किया जाता है डोमेस्टिक में भी, घर में भी यूज़ किया जाता है, डोमेस्टिक वर्क में, और इंडस्ट्रियल फ्यूल की तरह भी इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, कॉमनली जो यूज़ किया जाता है वो ट्रांसपोर्ट फ्यूल के रूप में भी आजकल यूज़ किया जा रहा है। एलपीजी, जिसको हम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं, और इनके अलावा सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इनका यूज़ आजकल आज के टाइम पर ट्रांसपोर्टेशन में और घरों में गैस जो हम यूज़ करते हैं ना, उसके रूप में भी किया जाता है नेचुरल गैस का यूज़। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करते हैं प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ के, तो यूएसए एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर सबसे ज़्यादा अमाउंट में नेचुरल गैस प्रोड्यूस किया जा रहा है। इनके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स वर्ल्ड में हैं मैक्सिको, नेदरलैंड, रसिया, ईरान, रोमानिया और जर्मनी। ठीक है, इंडिया में ये कहाँ पाए जाते हैं? इंडिया में गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उड़ीसा, ये मेन प्लेसेस हैं जहाँ पर नेचुरल गैस अवेलेबल है।
कुछ और जो रिजर्व्स हैं हमारे नेचुरल गैस के, वो हैं राजस्थान और त्रिपुरा में। तो इस तरह से हम पाते हैं कि नेचुरल गैस भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है, क्योंकि इंडस्ट्रियल पर्पस, ट्रांसपोर्टेशन और डोमेस्टिक फ्यूल्स की तरह हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ हाइडल पावर। हाइडल पावर एक ऐसा सोर्स है एनर्जी का, पावर का, जो कि बहुत ही आसानी से अवेलेबल हो सकता है उन एरियाज़ में जहाँ पर भी कोई रिवर होती है। ठीक, हाइडल पावर एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम हाइड्रो से यानी वाटर से एनर्जी क्रिएट करते हैं, इसीलिए इसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या हाइडल पावर भी कहा जाता है। ये बनता कैसे है? रिवर के वाटर को कुछ ऐसे मैकेनिज़्म के द्वारा सेट करके इस तरह से फ्लो कराया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा स्पीड में फ्लो करती है। ठीक है, इतने ज़्यादा फोर्स के साथ वो जब वाटर, रिवर का वाटर फॉल होता है, नीचे गिरता है और फ्लो करता है, इसके इस फोर्सफुली तरीके से वाटर के मूव करने की वजह से, फॉल करने की वजह से एनर्जी क्रिएट होती है। ठीक है, जो एक मैकेनिज़्म पूरा सेट होता है जहाँ पर टरबाइन लगा होता है, जहाँ पर बैटरी लगी हुई होगी, जिससे ये इसके फ़्लो की वजह से, टरबाइन के घूमने से ये जो बैटरीज़ होती हैं वो चार्ज्ड हो जाती हैं और इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंज़र्व करी जा सकती हैं और बचाई जा सकती है, स्टोर किया जाता है। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल तरीका होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का, पावर क्रिएट करने का, और ये पूरा मेथड है नॉन पॉल्यूटिंग मेथड। किसी भी तरीके से रिवर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है हाइडल पावर के थ्रू। ठीक है, तो इस तरह से हाइडल पावर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सोर्स है पावर रिसोर्स की तरह। लीडिंग प्रोड्यूसर्स की बात करते हैं तो हाइडल पावर वर्ल्ड में पैराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील और चाइना में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। इनके अलावा इंडिया में हाइडल पावर को भी डेवलप किया गया है सेवरल मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स के थ्रू, लाइक भाखरा नांगल, दामोदर वैली प्रोजेक्ट, हीराकुंड, रिहंद, तुंगभद्रा, चंबल, कोसी, महात्मा गांधी प्रोजेक्ट सिचुएटेड ऑन जॉग फॉल्स एंड शिव समुद्र और कावेरी रिवर इन कर्नाटका। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ना सिर्फ वर्ल्ड में ही हाइडल पावर यूज़ किया जा रहा है, बल्कि इंडिया में भी किया जा रहा है। ठीक है, इनके अलावा कुछ और सेवरल हाइडल पावर्स प्रोजेक्ट्स इंडिया में हैं, जो कि फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज एंड इन द वेस्टर्न घाट्स बनाए गए हैं। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज। आज हमने कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज को समझ लिया है, और इन होमवर्क यू हैव टू mark and locate some power resources on इंडियन पॉलिटिकल मैप। एक इंडिया का पॉलिटिकल मैप लेना है और उसमें कुछ पावर रिसोर्सेस को लोकेट करेंगे जिनके बारे में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, और आने वाला जो भी टॉपिक है हमारा नॉन कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेस का, उन उन प्लेसेस को भी साथ में लेते हुए लोकेट करके सबमिट कर देंगे गूगल क्लासरूम में। क्लियर? तो हम लोगों ने समझा कि पावर रिसोर्सेज दो टाइप के हैं, और आज हमने डिस्कस किया कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज को। सेकंड टाइप ऑफ पावर रिसोर्स इज नॉन कन्वेंशनल पावर रिसोर्स, एंड वी विल डिस्कस अबाउट नॉन कन्वेंशनल पावर रिसोर्स इन आवर नेक्स्ट क्लास। Okay, so now we will meet in our next class with non-conventional power resource topic. Till then, take care and have a nice day.